ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है भू राजनीति और भू अर्थव्यवस्था पर भारत के प्रमुख सम्मेलन रायसीना डायलॉग 2025 पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में स्टडीज एंड फॉरेन पॉलिसी के उपाध्यक्ष हर्षवी पंत और इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में अपर सचिव अभिषेक सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं पत्रकार राज सिंह। नई दिल्ली में आज शाम रायसीना डायलॉग का समापन हो गया। कूटनीति और विदेश नीति पर चर्चा के लिए आयोजित होने वाला ये महत्वपूर्ण वार्षिक सम्मेलन इस बार 3 दिनों तक चला। इस बार इस सम्मेलन का आयोजन एक ऐसे समय में हुआ जब पूरा विश्व यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया में तनाव जैसे 2 बड़े संघर्षों से गुजर रहा है। वहीं अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से उनकी विदेश नीति में आए बदलाव का असर भी पूरे वैश्विक समुदाय पर दिख रहा है। यानी आने वाले वर्षों में भू राजनीति के साथ साथ आर्थिक समीकरण भी नया मोड़ ले सकते हैं। इस बार रायसीना डायलॉग का विषय काल चक्र, लोग, शांति और ग्रह था। सम्मेलन में 3 दिनों के दौरान क्या कुछ हुआ, किन प्रमुख लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, विभिन्न मसलों पर हमारी सरकार का क्या पक्ष रहा, इन सब पर हम अगले आधे घंटे के दौरान विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके लिए हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं ORF से हर्षवी पंत और भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एडिशनल सेक्रेटरी अभिषेक सिंह। कार्यक्रम में हम आप दोनों का स्वागत करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आइए जानते हैं कि रायसीना डायलॉग आखिर है क्या। रायसीना डायलॉग भारत का भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर प्रमुख वार्षिक सम्मेलन है। इसका आयोजन भारत सरकार का विदेश मंत्रालय और नई दिल्ली स्थित स्वतंत्र थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन संयुक्त रूप से करते हैं। इसमें वैश्विक नीति निर्माता, राष्ट्राध्यक्ष, विभिन्न देशों के प्रतिनिधि, वरिष्ठ अधिकारी, कूटनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री और जाने माने विचारक शामिल होते हैं। साथ ही उद्योग एवं व्यापार जगत के प्रतिनिधि, मीडिया और नागरिक समाज के लोग भी अपने विचार साझा करने के लिए इस मंच पर एक साथ आते हैं। इस सम्मेलन में वैश्विक समुदाय के समक्ष आने वाली चुनौतियों और उनके समाधान पर मंथन किया जाता है। भारत के विदेश मंत्रालय का मुख्यालय नई दिल्ली की रायसीना पहाड़ी यानी साउथ ब्लॉक में स्थित है, इसलिए इसे रायसीना डायलॉग के रूप में जाना जाता है। इस साल रायसीना डायलॉग के 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं। साल 2016 में पहली बार इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। रायसीना डायलॉग पर आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। कालचक्र, पीपल, पीस एंड प्लैनेट के थीम पर आधारित इस संस्करण में विश्व के नीति निर्माताओं और नेताओं ने अलग अलग 6 विषयों पर चर्चा की और एक दूसरे के साथ अपने विचार साझा किए। इनमें शिफ्टिंग सैंड्स एंड राइजिंग टाइड्स, रिजॉल्विंग द ग्रीन ट्रिलेमा, हु, वेयर एंड हाउ और डिजिटल प्लैनेट, एजेंट्स, एजेंसीज एंड एब्सेंसेस जैसे विषय शामिल थे। रायसीना डायलॉग के इस संस्करण में विश्व के लगभग 125 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड आर्थिक रूप से दुनिया के सबसे गतिशील क्षेत्र का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में इंडो पैसिफिक क्षेत्र वैश्विक आर्थिक विकास का 2/3 हिस्सा होगा और 2030 तक यह दुनिया के 2/3 मध्यम वर्ग के उपभोक्ताओं का ठिकाना होगा। लक्सन ने कहा कि रायसीना डायलॉग एक ऐसा मंच है जो दुनिया भर के विचारकों को हिंद महासागर क्षेत्र में समकालीन रणनीतिक चुनौतियों पर अपने सामूहिक विचार प्रस्तुत करने का वार्षिक अवसर प्रदान करता है। India and New Zealand are fortunate enough to live in the world's most economically dynamic region. The Indo-Pacific will represent 2/3 of global economic growth over the coming years. And by 2030, it will be home to 2/3 of the world's middle-class consumers. And India itself lies at the heart of this exciting economic future. इस वर्ष रायसीना डायलॉग के प्रतिभागियों में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के अलावा क्यूबा के उप प्रधानमंत्री एडुआर्डो मार्टिनेज दियाज, लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री जेवियर बेटेल, घाना के विदेश मामलों के मंत्री सैम्यूल ओकुजेटो अब्लाक्वा, अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड, स्लोवेनिया की विदेश और यूरोपीय मामलों की मंत्री तांजा फाजोन, मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद शामिल हुए। इसके अलावा थिंक टैंक, सुरक्षा, उद्योग, प्रौद्योगिकी, शिक्षा जैसे क्षेत्र के विशेषज्ञों ने भी इस संस्करण में भाग लिया।
इस समारोह में एक सत्र को संबोधित करते हुए अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने कहा कि भारत के समृद्ध इतिहास और जीवंत लोकतंत्र को जानना उनके लिए हमेशा एक अद्भुत और गर्मजोशी भरा अनुभव रहा है। It's great to be back here in India, and I especially want to thank Prime Minister Modi for the invitation to come here to get together with new friends, to greet old friends here from across the Indo-Pacific region and from around the world. But it's been a constructive few days where I've been engaging with our Indian counterparts, working to continue to build off of the momentum that was created by President Trump and Prime Minister Modi's joint statement issued in Washington, D.C. after their Oval Office meeting. I'm confident that this partnership and friendship between our two nations will continue to grow and strengthen. वहीं एक अन्य सत्र में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वैश्विक आर्थिक रणनीतियों में बदलाव पर कहा कि आज दुनिया राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए व्यावसायिक निर्णय लेती है, जो पहले नहीं होता था। उन्होंने यह भी कहा कि कैसे अब देश लागत प्रभावशीलता के बजाय सुरक्षित और विश्वसनीय भागीदारी को प्राथमिकता देते हैं। भारत की व्यापार वार्ता पर चर्चा करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत अभी यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ 3 बड़ी व्यापार वार्ताओं में शामिल है। We are involved right now in 3 big trade negotiations with the EU, with the UK, and now with the United States. These are our growth markets. These are our technology partners. This is where people go for education. This is where people go for tourism. These are in many ways our connectivity partners. They are our strategic partners. So when we make choices, it's no longer just efficiency and cost. I think there are non-economic factors which I think increasingly influence business decisions. रायसीना डायलॉग इस वर्ष वैश्विक सुरक्षा, आर्थिक विकास, रणनीतिक मामलों और तकनीकी उन्नति सहित अंतर्राष्ट्रीय चुनौती जैसे विषयों पर चर्चा करने के लिए वैश्विक नेता, नीति निर्माता, शिक्षाविद और उद्योग विशेषज्ञ एक साथ आए। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 मार्च यानी सोमवार को रायसीना डायलॉग 2025 का उद्घाटन किया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन इस बार रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि रहे। सम्मेलन में अपने संबोधन में उन्होंने कई प्रमुख विषयों पर बात की, पर उससे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के बारे में क्या कहा, आइए सुनते हैं। What an absolute honour it is to stand on this stage to inaugurate this august dialogue with none other than the Honourable Prime Minister Modi. My good friend, can I say thank you so much for generously welcoming me to India and for our very warm discussions that we had this morning. I'm a great admirer of your extraordinary achievements as Prime Minister, as you know. In the almost 11 years that you've occupied the Prime Minister's office, you have weathered the COVID storm and still managed to expand India's economy by 50%. You have lifted 250 million of your countrymen out of poverty and eliminated extreme poverty. And today, India is at the leading edge of technology with massive innovative potential. You were the first country to land on the moon's south pole, and in the process drawing the world's attention to India's extraordinary technological prowess. And Prime Minister, during your tenure, the men in blue have been the most dominant side in cricket's white ball competitions, most recently winning the Champions Trophy last week in Dubai against my men in black. Yes. And breaking many, many New Zealanders' hearts in the process, including mine, but I will be the bigger person and just say congratulations. हर्ष जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा कि रायसीना डायलॉग की जो इस वर्ष की थीम रही, वो थी कालचक्र, लोक, शांति और ग्रह। इसके बारे में हमें थोड़ा विस्तार से बताइए कि इसके क्या मायने थे। देखिए, इसका जो कालचक्र से जो एक मतलब निकाला गया वो ये कि जिस तरह से दुनिया में इस समय परिस्थितियां बनी हुई हैं, वो एक तरह से हमको वापस से उसी जगह ले जा रही हैं जहां पर एक समय दुनिया ये कोशिश कर रही थी कि उन परिस्थितियों से उभर कर बाहर आए। तो अगर आप दुनिया की भू राजनीति या दुनिया भर के देशों की विदेश नीति में जिस तरह का परिवर्तन आ रहा है और जिस तरह से दुनिया बदल रही है और दुनिया के समीकरण बदल रहे हैं, उनको अगर आप समझें कि वो एक लीनियर प्रोग्रेशन में जा रहा है, वो एक गलती होगी। और उसी को करेक्ट करने के लिए ये बात एक तरह से कही जाती है कि जिस तरह से कालचक्र है, द सर्कल ऑफ लाइफ है, उसकी कोई दिशा नहीं होती है, वो एक तरह से घूमता रहता है। तो उसी तरह से दुनिया में विभिन्न परिस्थितियां जब आती हैं तो वो अपने आप में एक लीनियर प्रोग्रेशन में आगे नहीं बढ़ती हैं। उसमें जो पिछले कुछ सालों से, दशकों से ये बात कही जा रही थी कि देखिए, हम एक ऐसी दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं जहां पर युद्ध नहीं होंगे, जहां पर देशों के बीच में भू राजनीति की जो एक स्थिति है वो कमजोर नजर आएगी, जहां पर हम अगर
एक दूसरे के साथ इंगेजमेंट करेंगे, ज्यादा कम्युनिकेशन बेटर होगा, ज्यादा ट्रेड होगा, टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन होगा, उससे दुनिया की जो रणनीति है उसमें एक पॉजिटिव चेंज आएगा। देश जो हैं वो हार्ड पावर की तरफ कम जाएंगे। यूरोपियन यूनियन जिस तरह से अपने आप को पोस्ट जियोपॉलिटिकल एक्टर के तौर पर प्रस्तुत करता था, वो लगा कि उसी तरफ दुनिया बढ़ेगी। और आपको याद होगा 1990 में जब शीत युद्ध खत्म हुआ था, उस समय लोगों ने कहा था, फ्रांसिस फुकुयामा जैसे पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, थिंकर हैं, उन्होंने कहा कि ये तो इतिहास का ही अंत हो गया है, कि हिस्ट्री हैज एंडेड। दुनिया जो है वो सिर्फ फ्री मार्केट कैपिटलिज्म और लिबरल डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ेगी। तो वो जो एक डेफिनेटिवनेस थी कि दुनिया एक ही तरफ जा रही है और पॉजिटिव प्रोग्रेशन हो रहा है, वो पिछले कुछ सालों की जो कुछ हुआ है और जो कुछ हो रहा है अभी दुनिया में, वो इस बात से हमको चेताता है कि इस तरह से दुनिया को इंटरप्रेट करना बहुत बड़ी गलती होगी, और अगर हम इसको करते हैं तो उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। और मुझे लगता है कहीं पर वो मंशा कि हम वापस से जो अपने अजम्पशंस हैं, जो हमारी सोच है दुनिया के बारे में, उसको हम किस तरह से प्रस्तुत करते हैं, किस तरह से सोचते हैं, और किस तरह से देशों को कोलैबोरेट करके आगे बढ़ने के लिए किन चैलेंजेस से उभरना पड़ेगा, उसको एक प्रस्तुत करने की कोशिश की गई थी इस रायसीना में, इस डायलॉग में इस साल के। और कैसे कोलैबोरेशन की जो जरूरत है, कोऑपरेशन की जो जरूरत है, उसको न सिर्फ एक पॉजिटिव लीनियर प्रोग्रेशन के तौर पर समझा जाए, बल्कि एक इम्पेरेटिव के तौर पर, स्ट्रेटेजिक इम्पेरेटिव के तौर पर, सामरिक इम्पेरेटिव के तौर पर समझा जाए। उसकी जरूरत को, उसको कनेक्शंस को बिठाने के लिए, चाहे वो लोगों के बीच में हो, देशों के बीच में हो, कम्युनिटीज के बीच में हो, उसको उभारने की कोशिश इस साल के डायलॉग में करी गई। और जिसका आपने जिक्र किया कि शुरुआत में, कि दुनिया एक ऐसे दौर से गुजर रही है, ज्यादातर लोग उसको एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट मान रहे हैं, कि न सिर्फ युद्ध चल रहे हैं, बल्कि जो सबसे बड़ा, सबसे विकसित देश है, सबसे पावरफुल देश है, वहां की राजनीति में परिवर्तन आया। ट्रंप साहब, प्रेसिडेंट ट्रंप जिस तरह से अपनी विदेश नीति को बदल रहे हैं, और उससे दुनिया में जो उथल पुथल मची हुई है, तो उससे जो समीकरण निकल कर आ रहे हैं, उनको समझने की कोशिश, उनके कॉन्सिक्वेंसेस को समझने की कोशिश, और उससे जो नेगेटिविटी या उससे जो चैलेंजेस उभर कर आ रहे हैं, उनको कैसे टैकल किया जाए, उसके बारे में एक बेसिक अवधारणा बने, एक कंसेंसस बने, उस तरफ इस डायलॉग की कोशिश रही। और मुझे लगता है वही एक मंशा थी कि इसको कालचक्र के तौर पर समझा जाए, और लोगों के और देशों के को कनेक्ट करने की जो कोशिश ये डायलॉग शुरू से करता रहा है, और ये 10वां साल है रायसीना डायलॉग का, 1 दशक इस डायलॉग ने कंप्लीट किए हैं। तो मुझे लगता है वो जो एक मैसेज ये देना चाह रहा था कि कहीं पर अगर आप भारत की जर्नी को देखें, दुनिया की जर्नी को देखें, तो वो एक ऐसी स्थिति में पहुंच गई है जहां दुनिया बदल रही है, भारत बदल रहा है, और भारत की सेंट्रलिटी जो है इस समय ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर में और ग्लोबल नैरेटिव डिस्कोर्स में, उसको उभारने की कोशिश इस साल के डायलॉग में की गई। हर्ष जी, हमारे श्रोताओं को ये भी बताइए कि इस 3 दिवसीय सम्मेलन के हाइलाइट्स क्या रहे, किन प्रमुख विषयों पर अलग अलग सेशंस में चर्चा की गई, थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को ये भी बताइए। देखिए, चर्चाएं तो बहुत सारी हुई, विषय भी बहुत सारे उठे, और एक तरह से जो पूरा ग्लोबल डिस्कोर्स है इस समय, चाहे वो जियोपॉलिटिक्स का हो, भू राजनीति का हो, विदेश नीतियों का हो, डिफेंस पॉलिसीज का हो, टेक्नोलॉजी चेंजेस का हो, क्लाइमेट का हो, वो सारे मुद्दे अपनी अपनी जगहों पर लोगों ने रखे और उनको समझने की कोशिश की गई, थिंकर्स के द्वारा, पॉलिसी मेकर्स के द्वारा या एकेडमिक्स के द्वारा। लेकिन मुझे लगता है जो एक कॉमन थ्रेड रहा सब में, वो ये रहा कि जो बदलाव दुनिया भर में हमको अभी दिख रहा है, उसको कहीं पर समझने की कोशिश की जा सकती है। और वो, क्योंकि बदलाव जो हो रहा है वो इतनी तेज गति से हो रहा है कि वो उसका एनालिसिस भी थोड़ा सा अभी डिफिकल्ट हो रहा है। तो वो जो बदलाव है उसको किस तरह से समझा जाए और उसको किस तरह से इंटरप्रेट किया जाए, वो एक कॉमन कड़ी रही। और मुझे लगता है सबसे बड़ी जो समय चिंता का विषय या उसको कहें एक सबसे बड़ा डेवलपमेंट अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हो रहा है, वो यही कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है अमेरिका में, जब से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आया है, ट्रंप प्रेसिडेंसी आई है, तो बहुत बड़े बदलाव की तरफ वो संकेत दे रहे हैं, बहुत बड़े बदलाव की तरफ वो आगे कदम बढ़ा रहे हैं। उन्होंने नेटो के ऊपर बात रखी है, उन्होंने यूरोप के ऊपर अपनी बात रखी है, उन्होंने मिडिल ईस्ट के ऊपर अपनी बात रखी है, और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उसको खत्म करने की बात करी है। तो कहीं पर उथल पुथल जो मची हुई है, वो एक कॉमन थ्रेड रहा हर डिस्कशन में, चाहे वो यूक्रेन का मुद्दा हो, मिडिल ईस्ट का विषय हो, वेस्ट एशिया का विषय हो, या वो टेक्नोलॉजी का विषय हो, या यूएस चाइना का विषय हो। उन सभी विषयों के ऊपर चर्चा हुई, उन सभी विषयों के बारे में अलग अलग जो सोच है उसको सामने रखा गया। लेकिन उसमें जो एक कड़ी जुड़ी वो ये कि कैसे इन सारे जो चेंजेस हैं इनको समझा जाए, कैसे एक पॉलिसी रिस्पॉन्स डेवलप किया जाए, और कैसे दुनिया जो बिखरती जा रही है, फ्रेगमेंटेड है,
ग्लोबल ऑर्डर, उसको इकट्ठा करके एक कॉमन रिस्पॉन्स डेवलप किया जाए, तो उस विषय में हमने चर्चाएं इस रायसीना डायलॉग में देखी। हर्ष जी, आपसे चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन अभिषेक जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप इस सम्मेलन के वक्ताओं में से थे। सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि आपके संबोधन के प्रमुख बिंदु क्या थे? देखिए, मैं रायसीना में गत वर्ष भी गया था, इस वर्ष 2 प्रमुख सेशंस में मैं था। एक था डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल डिवाइड, और इसको हम आगे भारत के अलावा बाकी देशों में कैसे ले जा सकते हैं और क्या कुछ किया जा सकता है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को विभिन्न देशों में ले जाने का। और दूसरा मेरा इंटरेक्शन जो यूएस इंडिया एआई फेलोज, यंग फेलोज हैं, उनके साथ था इंटरेक्शन। तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संबंध में चर्चा हुई, पूरे विश्व में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इजाद हो रहा है और कैसे हम उसके बारे में बेनिफिट्स भी कर सकते हैं और कैसे उसके जो रिस्क है, कैसे जो उसके समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, उसका मिल करके मुकाबला कर सकते हैं। और कंटेम्प्रेरी जो आजकल के जो महत्वपूर्ण इश्यूज हैं जिसमें पूरे विश्व चर्चा कर रहा है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, उसके ऊपर भी गहन चर्चा हुई सारे फेलोज के साथ। तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसा कि आपको मालूम है, भारत के इंडिया स्टैक, जिसको G20 में काफी महत्ता मिल गई थी और पूरा विश्व देख रहा था कैसे भारत ने अपना आइडेंटिटी सिस्टम बनाया, अपना पेमेंट सिस्टम बनाया है, अपना डेटा एक्सचेंज सिस्टम बनाया, और कैसे इस बेसिक इंडिया स्टैक के बेसिक प्लेटफॉर्म के ऊपर हम शिक्षा की सेवाएं, फाइनेंशियल सर्विसेज, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स, स्वास्थ्य सेवाएं, किसानों को सेवाएं, ये सब टेक्नोलॉजी के माध्यम से ज्यादा एफिशिएंसी से दे पाते हैं। तो पूरा विश्व इसके बारे में काफी दिनों से रुचि ले रहा है। G20 के फाइनल डिक्लेरेशन में हमारे प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में इसका समावेश किया गया था डिक्लेरेशन में कि हम एक ग्लोबल DPI रिपोजिटरी बनाएंगे, और भारत ने अन्य देशों के साथ मिलकर के एक रिपोजिटरी बना भी दी है, जिसमें न सिर्फ भारत के डिजिटल सॉल्यूशंस बल्कि अलग अलग देशों के डिजिटल सॉल्यूशंस अन्य देशों के लिए उपलब्ध रहते हैं, और उसको हम कैसे देशों में डिप्लॉय कर सकते हैं। तो उसी क्रम में ये चर्चाएं हुई। उस सेशन में मेरे साथ जर्मनी से और फ्रांस से और घाना से और UAE के और पैनलिस्ट थे, और सबने अपने अपने परिवेश में अपने अपने अनुभव साझा किए। और साथ में जो विभिन्न प्रतिभागी थे उन्होंने भी ये कहा कि हम DPI का इम्प्लीमेंटेशन ज्यादातर देशों में गति लाने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, क्या क्या उसमें समस्याएं आती हैं। तो जैसे उसमें भारत का उदाहरण के बारे में मैंने शेयर किया कि कैसे हमने अपनी सारी सेवाओं को टेक्नोलॉजी के माध्यम से ट्रांसफॉर्म कर दिया है। तो उसके ऊपर काफी रुचि हुई। G20 के बारे में भी चर्चा हुई, और ये हुआ कि कैसे हम अन्य देशों को कैपेसिटी बिल्डिंग में मदद कर सकते हैं, अन्य देशों में इंस्टीट्यूशंस बनाने में मदद कर सकते हैं, अन्य देशों में इस तरह की टेक्नोलॉजीज को साझा कर सकते हैं, और क्या कुछ भारत कर सकता है ऐसे देशों को समर्थन करने के लिए। जो दूसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समिट था वो भी काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि हाल में पेरिस में जो AI एक्शन समिट हुआ था उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी प्रेसिडेंट मैक्रोन के साथ हम दोनों देश भारत और फ्रांस को चेयर कर रहे थे इस सेशन को, और इसमें प्रधानमंत्री जी ने बड़ी मजबूती से भारत की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्ट्रैटेजी और पूरे विश्व में AI का डेवलपमेंट कैसे होना चाहिए, कैसे ग्लोबल गवर्नेंस फ्रेमवर्क बनना चाहिए, किस तरह की गाइडलाइंस होनी चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम लाभ तो उठा पाए बट साथ उसके जो रिस्क हैं उसको हम कम से कम कर पाए। प्रधानमंत्री जी ने पेरिस में कोड AI इज द कोड फॉर ह्यूमैनिटी कहा था। तो इस चीजों के ऊपर भी चर्चा हुई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो अमेरिका ने नए ऑर्डर्स पास किए, डिफ्यूजन ऑर्डर, जिससे कि जितने GPU चाहिए होते हैं उसको लिमिट मिल सकता है। ओपन सोर्स सॉल्यूशंस के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, AI के किस तरह के सॉल्यूशंस डेवलप हो रहे हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या बेनिफिट हो सकता है, क्रिप्टोग्राफी में इसका क्या रोल हो सकता है। तो इन सब चीजों के ऊपर AI फेलोज के साथ चर्चा हुई, और उन्होंने काफी सवाल पूछे कि क्या क्या भारत कर रहा है, क्या क्या इसको विभिन्न तरीके से किया जा सकता है, फाउंडेशन मॉडल हमें बनाना चाहिए या हमें अमेरिका या दूसरे देशों के फाउंडेशन मॉडल्स को इस्तेमाल करना चाहिए, चीन से क्या खतरे हैं, इसके बारे में भी बहुत चर्चाएं हुई इस सेशन में। अभिषेक जी, आपसे चर्चा हम जारी रखेंगे। हर्ष जी, हमने देखा कि इस सम्मेलन में अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गेबार्ड भी शामिल हुई। हर्ष जी, हम जानना चाहेंगे कि तुलसी गेबार्ड ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात की बात की। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि इस मुलाकात के बाद भारत और अमेरिका के रिश्ते कैसे और बेहतर होंगे। देखिए, अभी अगर आप देखें कि किस तरह से, जिसका मैंने पहले जिक्र किया था, राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी विदेश नीति, अमेरिकी विदेश नीति को बिल्कुल ओवरटर्न कर दिया है, उसके कई सारे अजम्पशंस को। और कई देशों में जो अमेरिका के ट्रेडिशनल पार्टनर्स रहे हैं पहले,
एलाइज भी हैं, वहां भी बड़ी एक तरह से एंग्शियसनेस, एंग्जाइटी है कि क्या ये जो संबंध हैं हम पुराने वो बने रहेंगे या नहीं। तो कई ऐसी चुनौतियां जो हैं उनके बारे में जिक्र हो रहा है कई वर्ल्ड कैपिटल्स में। लेकिन अगर आप हिंदुस्तान को देखें तो वहां पर भारत में एक कंफर्ट लेवल जो प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्रपति ट्रंप के साथ रहा है पुराना, उसको देखते हुए भारत काफी आश्वस्त है अपने संबंधों को लेकर अमेरिका के साथ। और वही जब प्रधानमंत्री मोदी वहां जाते हैं, अमेरिका जाते हैं और अपने एक तरह से वो तीसरे वर्ल्ड लीडर बनते हैं जिनको कि राष्ट्रपति ट्रंप होस्ट करते हैं राष्ट्रपति बनने के बाद, तो ये एक संकेत देता है कि भारत और अमेरिका की जो रणनीतिक साझेदारी है, आर्थिक साझेदारी है, वो राष्ट्रपति ट्रंप और उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी कंटिन्यू करना चाहता है। दूसरी बात जो प्रधानमंत्री मोदी की विजिट से हुई वो ये कि एक प्रेडिक्टेबिलिटी आ गई ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अप्रोच में। अगर आप राष्ट्रपति ट्रंप का कार्यशैली को देखें तो उनको काफी वॉलेटाइल माना जाता है। वो काफी अपने विचार बदलते हैं, अपने आइडियाज बदलते हैं और काफी ड्रामेटिक तरीके से बदलते हैं। लेकिन अगर आप भारत की तरफ उनका आप देखें या भारत की तरफ उनकी पॉलिसी देखें तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी की विजिट ने एक तरह से एक स्ट्रक्चर हमारे संबंधों को दे दिया कि अब उस स्ट्रक्चर के हिसाब से संबंध चलेंगे। उससे जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है राष्ट्रपति ट्रंप की वो थोड़ी कम हो गई। और उसमें आप देखिए कि किस तरह से जो अभी लगातार ये बात हो रही है कि टैरिफ्स, रेसिप्रोकल टैरिफ्स की बात हुई, उसको लेकर हमने कहा कि हम अमेरिका के साथ एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं और जॉइंट स्टेटमेंट में इसका जिक्र किया गया। और दोनों ही देशों, राष्ट्रपति ट्रंप ने और प्रधानमंत्री मोदी ने, ये आगे बात अपने ब्यूरोक्रेसीज हैं उनसे कहा कि आप इस बात को आगे ले जाइए और इस पर काम करिए। तो अगले कुछ महीनों में ये बात कही गई कि बीटीए की तरफ, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ ये संबंध बढ़ेंगे। तो उससे कहीं पर जो प्रेशर है टैरिफ वॉर का वो थोड़ा कम हो जाता है कि अगर भारत और अमेरिका दोनों ही एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं तो उसमें हम जो इम्पैक्ट ऑफ जो टैरिफ्स का इम्पैक्ट है वो थोड़ा कम करने की स्थिति में आ गए हैं। दूसरा, भारत ने ये भी स्पष्ट संकेत दिया कि कई ऐसे मुद्दे हैं जहां पर भारत अमेरिका के साथ खड़ा है और कई ऐसे मुद्दे हैं जहां पर भारत अपनी पार्टनरशिप अमेरिका के साथ देखता है। तो उसमें डिफेंस पार्टनरशिप की बात हो रही है जिसमें कि राष्ट्रपति ट्रंप ने F-35 की बात करी, फाइटर जेट्स की बात करी। अब सवाल ये नहीं है कि भारत वो खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, लेकिन जो ये बात, जब वो F-35 की बात करते हैं राष्ट्रपति ट्रंप, तो वो इस बात को अंडरस्कोर कर रहे हैं कि भारत और अमेरिका के संबंध एक ऐसे लेवल पर पहुंच गए हैं जहां पर अमेरिका काफी एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी भी भारत को देने के लिए तैयार है। और ये मुझे लगता है जो ट्रस्ट है अमेरिका और भारत के बीच में वो उसको दर्शाता है। और जब प्रेसिडेंट ट्रंप ये बात कहते हैं जिनको कि बहुत ट्रांजैक्शनल माना जाता है, तो वो एक तरह से ये बात आगे बढ़ा रहे हैं कि भारत और अमेरिका के संबंध ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में भी आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि ट्रंप जो तकनीक की साझेदारी है, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप है भारत और अमेरिका के बीच में, जो पिछले कुछ सालों से और घनिष्ठ होती जा रही है, वो और घनिष्ठता की तरफ बढ़ेगी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में भी। तो मुझे लगता है कई ऐसी चीजें हुई हैं इस विजिट में जो ये बताती हैं कि जो संबंध है हमारे, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन चाहे और एरियाज में काफी अनप्रेडिक्टेबिलिटी या वॉलेटिलिटी दिखा रहा हो, लेकिन जहां तक भारत और अमेरिका के संबंधों का सवाल है वहां पर एक कंटिन्यूटी ज्यादा नजर आ रही है। और जो प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच की पर्सनल केमिस्ट्री है उससे भी इन संबंधों को बहुत फायदा मिला है। अब आगे देखने वाली बात होगी कि किस तरह से ये संबंध आगे बढ़ते हैं, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट कब तक कंक्लूड होता है। और जो एक संभावना जताई जा रही है कि राष्ट्रपति ट्रंप भारत भी आएंगे इस साल, जब क्वाड लीडर समिट का आयोजन किया जाएगा, तो तब ये जो संबंध है इनको ये आगे और कैसे बढ़ाए जाते हैं। तो लेकिन मुझे लगता है जो मोटा खाका तैयार किया गया है प्रधानमंत्री मोदी की विजिट में, वो जो पैरामीटर सेट किए गए हैं वो बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन है। और इतनी जल्दी किसी नए राष्ट्रपति के एडमिनिस्ट्रेशन में जब इस तरह के पैरामीटर सेट किए जाते हैं तो उससे संबंधों में एक नई प्रेडिक्टेबिलिटी आ जाती है। मुझे लगता है ये सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा और इसी का जिक्र लगातार होता जा रहा है अमेरिका की तरफ से भी, जिसका आपने जिक्र किया कि तुलसी गबार्ड ने भी इसका जिक्र किया अपने संबोधन में। और मुझे लगता है ये जो विजिट है इससे एक कंटिन्यूटी जो संबंधों में रहनी चाहिए थी उस कंटिन्यूटी को इजाफा मिलेगा। हर्ष जी, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जियो पॉलिटिक्स में आ रहे बदलावों को आप कैसे देखते हैं, खासकर अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद। हम ये भी जानना चाहेंगे कि इस विषय पर इस सम्मेलन में क्या बात हुई। देखिए, इस समय जियो पॉलिटिक्स सभी मुद्दों पर हावी है। एक समय ऐसा माना जा रहा था कि जियो पॉलिटिक्स पुरानी बात हो गई है, जियो पॉलिटिक्स अब मार्जिनल होती जा रही है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में। कुछ ऐसे रीजन्स थे
खासकर यूरोप में, जहां पर ये बात कही गई कि जियोपॉलिटिक्स से हम ऊपर उठ गए हैं। जो कुछ हो रहा है, जो बदलाव हम देख रहे हैं, वो इस बात को दिखा रहे हैं कि किस तरह से जियोपॉलिटिक्स पहले भी और आगे भी और अभी भी सेंट्रल थीम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बनी हुई है। और मुझे लगता है अभी अगर आप बदलाव देखें तो एक तरफ बदलाव आपको, जैसा कि हमने पहले डिस्कशन में बात करी, हिंद प्रशांत में किस तरह का बदलाव आ रहा है, किस तरह से जो सेंटर ऑफ पावर है वो अटलांटिक से इंडो पैसिफिक की तरफ बढ़ रहा है। दूसरा बदलाव आ रहा है कि किस तरह से टेक्नोलॉजी चेंजेस जो हैं वो बदल रहे हैं सोसाइटीज को, और उनका इम्पैक्ट अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में देखने को मिल रहा है। और मुझे लगता है इसके ऊपर जो बहुत रीसेंट डेवलपमेंट है वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस तरह से अमेरिकी विदेश नीति में बदलाव लाने की कोशिश करी है वो अपने आप में बड़ा अप्रत्याशित है, क्योंकि इतने कम समय में वो इतनी चीजें बदल रहे हैं कि उसका इम्पैक्ट हर जगह महसूस हो रहा है, चाहे वो यूरोप में हो, यूक्रेन वॉर में उनका दखल, मिडिल ईस्ट की वॉर में उनका दखल, उसके बाद जिस तरह से वो अपने एड प्रोग्राम्स बंद कर रहे हैं, जिस तरह से वो चीन के साथ तकनीक जो कंपटीशन है उसको आगे ले जा रहे हैं। तो जो सारे अगर आप मुद्दों को देखें, चाहे वो ट्रेड हो, टेक्नोलॉजी हो, कनेक्टिविटी हो, जो एक समय जियो इकोनॉमिक इश्यूज माने जाते थे, आज वो जियो पॉलिटिकल लेंस से ही असेसमेंट उनका किया जा रहा है। आज जब हम बात करते हैं ट्रस्ट बेस्ड पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप को हम जियो पॉलिटिकल लेंस से देखते हैं कि अगर देशों के बीच में राजनीतिक संबंध, रणनीतिक संबंध स्ट्रांग हैं तो उससे आर्थिक संबंधों पर भी प्रभाव पड़ रहा है। तो कई ऐसे बदलाव आ रहे हैं जिनका जिक्र किया गया इस कॉन्फ्रेंस में, और हर मुद्दे को अगर आप देखें उसमें भू राजनीति या जियोपॉलिटिक्स छाई रही, और इसीलिए जो जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है इस समय अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और मुझे लगता है वो न सिर्फ रायसीना डायलॉग में बल्कि अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म में इस समय जाएं तो जियोपॉलिटिक्स की सेंट्रलिटी, जियोपॉलिटिक्स का ओवरहैंग बहुत ज्यादा है, और वही हमको इस बार भी रायसीना डायलॉग में नजर आया। और इसके कारण बड़े स्पष्ट हैं कि हर जो समस्या है, हर जो चैलेंज है, उसको जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो जियोपॉलिटिकल लेंस से असेस करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके जो अपॉर्चुनिटीज और उसके चैलेंजेस दोनों को जियोपॉलिटिकल लेंस से असेसमेंट किया जा रहा है, और इसीलिए जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट और जियोपॉलिटिकल कॉन्वर्सेशंस बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे रहे इस बार रायसीना डायलॉग के। अभिषेक जी, वापस आपके पास आते हैं। आज सबसे बड़ा मुद्दा जो प्रौद्योगिकी के साथ जुड़ा है वो है प्राइवेसी का। बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा लोगों के डेटा को शेयर करना एक बड़ी चिंता का विषय है। आज विश्व इस चुनौती से निपटने के लिए क्या तैयारी कर रहा है और भारत इस विषय में क्या कदम उठा रहा है? डेटा प्राइवेसी के लिए अलग अलग देशों ने अपने अपने प्रावधान बनाए हैं। यूरोपियन यूनियन ने GDPR लेके आए थे, जिससे कि वहां पे पर्सनल इम्प्लीमेंटेशन है वो कई मामलों में बड़ा ही पेचीदा है। उससे कई तरह से डेटा प्राइवेसी को एक अदर एक्सट्रीम पे ले गया था। तो उसमें कई बार ये देखने को आया कि जो कंपनियां अच्छा प्रोडक्ट बनाने पाती थी उनको चैलेंजेस होने लगे। तो इसी क्रम में जो भारत में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट की बात की गई, तो उसमें हमने प्राइवेसी वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया और हमने डेटा प्रोटेक्शन की बात की। डेटा प्रोटेक्शन बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, उसका दायरा जो है प्राइवेसी से ज्यादा है, और हमने इस तरह का जो हमारे यहाँ का DPDP एक्ट जो लागू हुआ वो कई मामलों में पूरे विश्व उसकी सराहना करता है कि वो GDPR की जो खामियां थी उसको भी पूरा करता है और इम्प्लीमेंटेबल भी है, और इनोवेशन और डेटा प्रोटेक्शन दोनों इंश्योर करता है। हमारे जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट का जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो डिफाइन करता है कि डेटा प्रिंसिपल, जिसका व्यक्ति डेटा है वही डेटा का कंट्रोल करेगा, और जो भी डेटा फिड्यूशियरी है, जो भी उस डेटा का इस्तेमाल करेगा किसी भी सर्विस देने में, उसको क्या क्या ऑब्लिगेशन होंगी, उनको किन किन चीजों का पालन करना पड़ेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु इसमें कंसेंट आर्किटेक्चर के ऊपर होता है कि कैसे हम कंसेंट के बिना किसी भी व्यक्ति का पर्सनल डेटा किसी भी अन्य व्यक्ति से साझा नहीं कर सकते। उसके साथ ही पर्सनल डेटा के प्रोटेक्ट करने की सीमा, समय सीमा निर्धारित होती है, किस प्रयोजन के लिए लिया गया वो भी निर्धारित होती है। तो हमने जो एक्ट भारत ने बनाया और उसके रूल्स जो अभी नोटिफाई हुए हैं, उसके क्रम में ये देखा जा रहा है कि ये डेटा प्रोटेक्शन को ज्यादा सक्षम तरीके से पूरा कर पाएगा, और जो व्यक्ति, जो कंपनीज और जो IT सर्विस प्रोवाइडर्स डेटा का इस्तेमाल करके सर्विस देना चाहेंगी वह भी कर पाएंगी, और साथ में हम पर्सनल डेटा से सुरक्षित कर पाएंगे जिससे कि किसी को भी किसी तरह का नुकसान ना हो। ये एक बहुत महत्वपूर्ण जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सोल्यूशन डेवलप करते हैं, जिसमें नॉन पर्सनल डेटा का उपयोग होता है, और जहां पर्सनल डेटा है उनको एनोनिमाइज करके प्राइवेसी प्रिजर्वेशन टूल्स लगा के इस्तेमाल किया जाता है, उस दिशा में भी एक बहुत मददगार साबित होता है। तो डेटा प्रोटेक्शन के बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि पूरा विश्व इसके बारे में चिंतित है।
डेटा प्रिवेसी को एक अलग सीमा तक यूरोपियन यूनियन और अन्य देश ले गए हैं, परंतु अब धीरे धीरे सबको रियलाइज हो रहा है कि डेटा प्रोटेक्शन एक टेक्नो लीगल अप्रोच को अडॉप्ट करते हुए और एक कंसेंट बेस्ड आर्किटेक्चर बना करके ज्यादा अच्छे तरीके से किया जा सकता है कंपेयर टू जो यूरोपियन यूनियन ने किया है। हर्ष जी, अभिषेक जी, आप दोनों लोग आकाशवाणी के साथ जुड़े, आप दोनों विशेषज्ञों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे भू राजनीति और भू अर्थव्यवस्था पर भारत के प्रमुख सम्मेलन रायसीना डायलॉग 2025 पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में स्टडीज एंड फॉरेन पॉलिसी के उपाध्यक्ष हर्ष वी पंत और इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में अपर सचिव अभिषेक सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे पत्रकार राज सिंह।